Hello students, today I will discuss a topic which is known as the chemical kinetics. So this is the first class of the chemical kinetics chapter, and this thing is important for the intermediate students and the BSc degree 1 students. Before we start the chemical kinetics, first of all we have to know what is chemical kinetics. What is the main key concept of this chapter? Chemical kinetics, it is a branch of physical chemistry which deals with the rate of the chemical reactions, including the effect of temperature, pressure, concentration, etc. on the rates and the mechanism by which the reaction takes place. तो ये इसका जो नाम है केमिकल काइनेटिक्स, इस नाम के अंदर ही इसका मेन की कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. केमिकल रिएक्शन का हम लोग काइनेटिक्स देखेंगे. ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है, जैसे A+B से C+D फॉर्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस रिएक्शन का स्पीड कैसा है, मतलब कितना टाइम के बाद वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग मेनली रेट बोलते हैं, रिएक्शन का रेट. तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा. तो ये जब जो चीज़ है ये मेनली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो मेनली हम लोग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को हम लोग को जानना है. तो कोई भी चीज़ का रेट जब भी हम लोग बोलते हैं, तो रेट जो होता है केमिकल रिएक्शन का, ये एक्चुअली रिएक्शन का जो टेम्परेचर, रिएक्शन का प्रेशर और रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है. और उसके साथ साथ कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं. एक्चुअली व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग को जानना है. रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो मेन चीज़ है इस चैप्टर का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो मेनली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. इस पे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. मतलब सपोज 2 सेकेंड में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेस हुआ, या 4 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है, इसका जो क्या बोलेंगे, मतलब डिवीजन करके जो हम लोग लिख सकते हैं. मतलब जैसे हम लोग dy/dx लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है कि d ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द d ऑफ टाइम. ठीक है, तो मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, ये जो चीज़ है इसको ही हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. जैसे हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में रीड करते हैं कि S इज इक्वल टू VT. तो S इज इक्वल टू VT, ये जो है यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है S/T. तो वेलोसिटी जो होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम के अंदर, उसको ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं. तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी ऐसा ही है. रेट का मतलब हो गया कोई भी रिएक्शन का वेलोसिटी कैसा है. अगर तुम आसानी से इसको ये मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो कि कितना वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसको ही हम लोग मेनली रेट बोलते हैं. तो वहाँ पर है S/T और यहाँ पर है C/T. मतलब वहाँ पर था कितना डिस्टेंस जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर है कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है, तो इसको हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम. तो मोल पर लीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन, और टाइम का क्या होगा, दैट इज सेकेंड
तो मोल पर लीटर पर सेकेंड मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स. So that is the unit of the rate of chemical reaction. Now, what are the factors affecting the reaction rate? कौन कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है? फर्स्ट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी रिएक्शन का रेट चेंज हो सकता है. तो इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन टेम्परेचर, ये दोनों जो टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट. एक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और एक हो गया रिएक्शन टेम्परेचर. तो ऑब्वियसली अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा है, मैक्सिमम केस हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होना चाहिए इन मैक्सिमम केसेस. और रिएक्शन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस केस में भी रिएक्शन रेट इन मैक्सिमम केसेस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू जिसका रिएक्शन टेम्परेचर कम है. ठीक है. Besides this, presence of catalyst and surface area exposure to the radiation also affect the reaction rate. इसके साथ साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट में डाल दिया तो क्या होगा? अगर मैं कैटलिस्ट डाला तो क्या होगा? ऑब्वियसली उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है. तो प्रेजेंस ऑफ द catalyst and the surface area, if the reactant or catalyst is a solid, exposure to the radiation also affect the reaction rate. surface area और अगर कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट है या नहीं, ये भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. For a general reaction here, suppose we are telling about that is AA plus BB, इससे क्या फॉर्मूला है? CC plus DD. तो यहाँ पर जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d जो हम लोग लिख रहे हैं, that is actually known as the stoichiometric coefficients, like N2 plus 3H2 which gives 2NH3. तो यहाँ पर N2 का मतलब 1, 3H2 मतलब 3, उससे बन रहा है 2NH3, तो यहाँ पर 2. तो ये जो 1, 3, 2 जो भी हम लोग बोले, दैट इज एक्चुअली द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो ऐसे ही ए प्लस बी बी से जो सी सी प्लस डी डी हो रहा है, इसमें इस रिएक्शन में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऑल आर नोन एज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा? ए है मेरा रिएक्टेंट साइड में, तो ए अगर मेरा रिएक्टेंट साइड में है तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डिसअपीयर करेगा. इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी. ओके. तो कितना कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इसको हम लोग रेट बोलते हैं. तो जब हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखेंगे तो डी ए डी टी लिखना है और उसके साथ साथ एक माइनस साइन देना है. क्यों? क्योंकि ए का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम, इसीलिए मुझे माइनस साइन देना. ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखेंगे, दैट इक्वल टू माइनस डी बी डी टी. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखेंगे? डी सी डी टी. यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि सी मेरा राइट हैंड साइड में है, मतलब मेरा प्रोडक्ट साइड में है, तो ये टाइम के साथ साथ ये फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में. तो ऑब्वियसली उसका रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा दैट इज डी सी डी टी प्लस होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ए भी प्लस होगा, दैट इज प्लस डी डी टी. The positive sign shows the concentration of C and D increases with time, and the negative sign indicating the concentrations of A and B decrease with time, जो मैं अभी बोला. Thus the rate of the general reaction को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को भी यूज़ कर रहा हूँ. देखो बाकी चीज़ मेरा सेम है, माइनस डी डी जो था ये अभी बदल गया माइनस 1 बाई ए डी ए डी टी, क्योंकि ए इज़ द स्मॉल ए इज़ द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. फिर that should be equal to minus 1 by b dVdt, that should be equal to 1 by c dCdt, that should be equal to 1 by d dDdt. तो यहाँ पर मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ साथ टोटल रिएक्शन का रेट का जो एक्सप्रेशन है इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू नो.
Okay, so that is the main mathematical expression for the rate of a chemical reaction. तो हम लोग मेनली इस चैप्टर में, मैं जब स्टार्ट किया तो उस टाइम बताया कि हम लोग काइनेटिक्स को देख रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन का. तो काइनेटिक्स का मतलब यही हो गया कि टाइम टू टाइम कितना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग मेनली काइनेटिक्स बोल सकते हैं. जैसे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि टाइम टू टाइम उसका वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल. तो केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसा ही एक चीज़ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग मेनली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. और इसका जो वेलोसिटी है दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो जो रिएक्टेंट साइड में है वो डिसअपियर कर रहा है, इसीलिए मुझे माइनस साइन देना है. और जो प्रोडक्ट साइड में है वो धीरे धीरे अपीयर कर रहा है और धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है विद टाइम टू टाइम. दैट्स वाई वहाँ पर मुझे प्लस साइन देना है. और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/a 1/b 1/c 1/p मुझे इंक्लूड करना है. तो दैट इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट हम लोग आएंगे, दैट इज द रेट इक्वेशन एंड द रेट कांस्टेंट. तो ये एक्चुअली क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या है. An expression which relates the rate of a reaction to the concentration of the reactants is called the rate equation or rate law. ठीक है. तो जिस एक्सप्रेशन से हम लोग को रिलेट करते हैं कोई भी रिएक्शन का रेट, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसको ही हम लोग रेट इक्वेशन और रेट लॉ बोल सकते हैं. तो an expression which relates the rate of a reaction to the concentration of the reactants is called the rate equation or rate law. तो हम लोग लिख सकते हैं that is the rate of a particular chemical reaction which is proportional to concentration of A whole to the power A. मतलब ये जो A है that is the stoichiometric coefficient into concentration of B whole to the power B. B small b is the stoichiometric coefficient. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट हो रहा है दैट इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A होल टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होल टू द पावर B. तो यहाँ पर जो स्मॉल k हम लोग लिखते हैं दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड व्हिच इज नोन एज द रेट कांस्टेंट. तो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मेरा रिएक्शन का टेम्परेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके. तो रेट कांस्टेंट जो है जिसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट कर रहे हैं, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट यूनिट कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट. ओके. क्योंकि अगर कंसंट्रेशन को मैं यूनिटी में ले लूँ, ए और बी अगर 1 हो गया तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा. तो इसीलिए रेट कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेट एट यूनिट कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो K depends on the temperature and is independent of the initial concentration of the reactants. तो ये जो रेट कांस्टेंट है, जो जैसे मैं बोल रहा था अगर टेम्परेचर सेम है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी फिक्स्ड होता है, इसलिए इसका नाम ही है रेट कांस्टेंट. दैट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. तो K डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज करूँगा तो रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन भी चेंज होता है. अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो कोई भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी फिक्स्ड हो जाता है, मेरा जितना भी उसके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स में लिख. ठीक है. तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर. K is constant characteristic of the reaction. Larger value of K indicates fast reaction and small k indicates slow reaction. तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसका वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन वेरी फास्ट हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है. अगर के का वैल्यू वेरी स्मॉल है तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका रेट जो है वेरी स्लो है. ठीक है. तो ये हो गया मेरा रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है,
रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट एंड व्हाट इज द rate equation or the rate law, and what factors are affecting the reaction rate and what factors affecting the rate constant for a particular chemical reaction. ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड दोनों करता है, रेट कांस्टेंट भी करता है और रेट भी करता है, रिएक्शन का रेट भी करता है। बट जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है, ये जो है ये रिएक्शन रेट को चेंज कर सकता है बट रेट कांस्टेंट को कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो गया एकदम इनिशियल जो चीज़ है, रेट कांस्टेंट और रेट लॉ क्या है ये हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन? It is defined as the number of particles like atoms, ions, groups, molecules of reactants actually taking part in a single state chemical reaction. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या है कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्टेंट में है, मतलब वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो मेनली केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है उसको ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। बट मेन थिंग इज दैट शुड बी सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन के लिए ही ये मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल है। ये वर्ड जो है मॉलिक्यूलरिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन अगर है तो मैं मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को यूज़ करूँगा। तो फॉर अ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट लाइक एटम, आयन, ग्रुप और मॉलिक्यूल यूज हो रहा है फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, नॉट जीरो एंड नेवर ए फ्रैक्शन। क्योंकि कोई भी पार्टिकल का नंबर ऑब्वियसली दैट शुड बी इंटीजर, 1 2 3 हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट में तो कोई भी एटम, आयन, ग्रुप होना ना चाहिए, नहीं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगा और वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ सिंपल और वन स्टेप रिएक्शन डज नॉट एग्जिट 3। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरा कोई सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होगा वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू मेनली 1 2 और 3 हो सकता है फॉर अ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज द पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी मेनली क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जितना एटम, आयन, ग्रुप और मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। बट अनदर थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उस रिएक्शन को सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन होना है। ठीक है, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा और कभी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 हो सकता है फॉर अ, मतलब 1 और 2 और 3 हो सकता है फॉर अ सिंपल एंड वन स्टेप केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर क्या है कोई भी रिएक्शन का? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स of the molar concentrations of the reactants in the experimentally determined rate equation। ठीक है, जैसे हम लोग लिख रहे थे कि यहाँ पर जैसे हम लोग लिख रहे थे कि रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर होल a एंड b टू द पावर होल b। तो यहाँ पर जो स्मॉल a एंड स्मॉल b है दैट इज एक्चुअली द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ या पावर में लिख रहा हूँ, इसका अगर मैं सम कर दूँ, ये इसको अगर मैं सम कर दूं तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बट द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ सपोज कोई देख दिया N2+3H2 अमोनिया हो रहा है तो इसके लिए रेट क्या होगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 होल टू द 3। तो ऑर्डर होना चाहिए 1+3 4, ठीक है। बट ऑल टाइम ये 4 नहीं होता है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ इसका ऑर्डर 0 हो रहा है या 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, और या कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद ही बोल सकते हैं। बट मैथमेटिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, B टू द Q, C टू द पावर R, तो रेट ऑफ इक्वेशन होगा K इंटू कंसंट्रेशन, मतलब K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A होल टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा P प्लस Q प्लस R, एंड द ऑर्डर with respect to A, B and C are P, Q and R respectively। ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं। For a reaction of nth order, suppose कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसका ऑर्डर है n, the order of the reaction is n and the rate equation or rate law is rate is proportional to A to the power n, or rate of the chemical reaction which is equal to K into concentration of A whole to the power n, ठीक है। So the order of a reaction is obtained from the experimentally determined rate and not from the stoichiometric equation। ये मैं जैसे बोल रहा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से जस्ट एक्सपोनेंट में क्या है, मतलब पावर में क्या है, जस्ट मैं देख लिया और उसको ऐड कर दिया, मैं बोल दिया कि हाँ ये इसका ऑर्डर है। ये ऑल टाइम सही नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल ही फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग नहीं जान पाएंगे, ठीक है। एंड इट मे बी 0, एन इंटीजर और ए फ्रैक्शन, ठीक है। ये इसका वैल्यू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, इंटीजर 1 to 3 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है हाफ 3/2, ऐसे भी हो सकता है। एंड नेवर एक्सीड्स 3। यहाँ भी एक चीज़ है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से ज़्यादा कभी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या होता है 0 से लेके 3, मतलब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होगा, और कोई भी फ्रैक्शन ये हो सकता है। इन अ मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। दैट लाइन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैं जैसे लिख दिया N2+CH2 2NH3 हो रहा है, इसके बीच में ऐसा भी कोई रिएक्शन है जो हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं, बट उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसको हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इन अ मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। तो अगर मल्टी स्टेप कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस केस में ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं, जो उस मल्टी स्टेप के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन है उससे ही हम लोग मेनली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग RDS बोलते हैं, विच इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। तो ये जो भी मैं पॉइंट बोला मैं हम लोग फिर बाद में फिर बताएंगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब अलग अलग से 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जब मैं डिस्कस करूँगा फिर हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए दैट इज़ द मेन की कॉन्सेप्ट of this chapter, that is what is rate constant, what is rate law, what is the stoichiometric coefficient, what is molecularity, and what is the order of the reaction. Next I want to discuss that what is the differences between the order and molecularity. Okay, what is the differences in between order and molecularity? The order is the sum of powers of the concentration terms in the rate law expression, and molecularity it is the number of reacting species undergoing simultaneous collision in the elementary reaction, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे थे क्योंकि ये जो ऑर्डर जो है ये एक्चुअली क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, और मोलिकुलरिटी का मतलब जितना रिएक्टेंट स्पीसीज उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, कॉलिशन होने, मतलब कॉलिशन तो होता ही है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर, तभी ना हो जाकर अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जितना रिएक्टिंग स्पीसीज उसमें इन्वॉल्व हो रहा है फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन, उसको हम लोग मोलिकुलरिटी बोलते हैं,
नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि ऑर्डर सिर्फ मैं रेट एक्सप्रेशन को देख लिया और मैं लिख दे इसका ऑर्डर, ये ऑल टाइम सही नहीं होता है। जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसी केस में ओनली ये चीज़ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इट इज़ अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर इट कैन हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू, बट मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बताए थे कि कोई भी एटॉम मॉलिक्यूल का भी उसका नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, उसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी में कभी भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है। तो इसीलिए उसका वैल्यू 1 to 3 हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन चेंज विथ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेशर के साथ चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ चेंज हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी इट इज़ इनवेरिएंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे रेट कांस्टेंट फिक्स्ड है, मॉलिक्यूलरिटी का भी वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मेनली जो डिस्कस किए, that is what is rate equation, what is rate constant, what is order, what is molecularity and what are the differences in between the order and molecularity। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बोल रहा था कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, ज़ीरो ऑर्डर हो सकता है, सेकंड, थर्ड, तो ये सब अलग अलग जो ऑर्डर है, जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और एक भी चीज़ है जिसको हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, तो ये चीज़ हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।